Good afternoon, student. Myself, Dr. Rajkumari Batham. Today, I explained marine water ecosystem या marine habitat. This is your topic content. Next. Now, marine ecosystem is the scientific study of marine life, habitat, population, and interaction among organisms and the surrounding environment including their biotic and abiotic factors. मैराइन इकोसिस्टम जो होता है वो अगर हम देखें तो उसमें क्या क्या आता है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ किसकी स्टडी? साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैराइन लाइफ, वहाँ पर पाए जाने वाले एनिमल्स, हैबिटाट जिस जगह पर वो सरवाइव कर रहे हैं उनके आवास, ठीक है, पॉपुलेशन उस जिस एनवायरनमेंट में जो मैराइन इन्वायरमेंट है वो उसमें कितनी पॉपुलेशन है ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और वहाँ का जो एबायोटिक फैक्टर्स है उसकी उस पर क्या इफ़ेक्ट है, वो सब इसके अंतर्गत आता है। और इंट्रैक्शन किसके द्वारा, जो वहाँ की सराउंडिंग में जो एबायोटिक फैक्टर्स पाए जाते हैं उनसे उनका इंट्रैक्शन किस तरह से होता है, इन सब की स्टडी जो है वो किसके अंतर्गत, मैराइन इकोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। अब यहाँ पर भी एज यूजुअल इकोसिस्टम में दो प्रकार के फैक्टर्स पाए जाते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। जो बायोटिक यानी कि लिविंग फैक्टर्स हैं उसमें क्या क्या आते हैं? फिशेस, प्लैंक्टॉन्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, कोरल क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। आप लोगों ने पहले लेक्चर में जो भी आप लोगों की फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ चुका है। बैक्टीरिया, मैनग्रोव्स एक्सेट्रा। इसी तरह जो नॉन लिविंग या एबायोटिक फैक्टर होते हैं उसमें आती है सनलाइट, वाटर, टेम्परेचर, करेंट, सेडिमेंटेशन यानी कि सैंड जो उसमें डिपॉजिट होती है, सबस्ट्रेट्स, वाटर प्रेशर एक्सेट्रा। अगर हम इसके एबायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले हम इसका टेम्परेचर देखें तो जो टेम्परेचर होता है समुद्र में वो अलग अलग जोन में अलग अलग इसका टेम्परेचर पाया जाता है, ठीक है। हाँ, तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो जो टेम्परेचर होता है किसका, समुद्र के जल का जो टेम्परेचर होता है वो -2 डिग्री सेंटीग्रेड। कहाँ पर? पोलर एरिया, जो समुद्र के पोलर एरिया थे जहाँ पर आसपास समुद्र के आसपास बर्फ़ जमी है, उन एरिया में अगर हम देखें तो जो समुद्र के पानी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? -2 डिग्री से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इस तरह जो समुद्र का जो एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन होता है वो क्या होता है? 6 डिग्री से अधिक नहीं होता। मतलब कि क्या होगा? 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऊपर जा सकता है और नीचे आ सकता है। क्लियर? अगर हम इसकी सैलिनिटी देखें, सैलिनिटी से मतलब लवणीयता अगर हम देखें तो जो समुद्र का जो पानी होता है वो कैसा होता है? खारा होता है। तो खारा होता है तो उसमें क्या होता है? सॉल्ट पाए जाते हैं, इसी के कारण वो खारा होता है, ठीक है। अगर हम समुद्री जल की बात करें तो 0.06% जो इसका भाग होता है प्रति 1000 पार्ट, जो वाटर का प्रति 1000 पार्ट होता है उसकी अगर हम उसमें सैलिनिटी जो होती है वो कितनी होती है? 0.06% सैलिनिटी उसमें पाई जाती है। कितने पार्ट में? अगर हम समुद्र का जो एरिया है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें 1000 जो पार्ट होता है, भाग होता है, तो उसमें कितनी सैलिनिटी पाई जाती है? 0.06% या पार्ट सैलिनिटी पाई जाती है, ठीक है। अगर हम पूरे महासागर की अगर हम बात करें तो जो महासागर होते हैं या तो उसकी अगर सैलिनिटी देखें तो 35 पार्ट पर 1000 पार्ट होती है, ठीक है। रेड सी की अगर हम बात करें तो वहाँ का जो सैलिनिटी होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो सैलिनिटी होती है वहाँ की वो होती है 46.5 पार्ट पर 1000 पार्ट, ठीक है।
इसमें सबसे ज़्यादा जो समुद्र के पानी में सबसे ज़्यादा जो सॉल्ट पाया जाता है वो क्या होता है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है। इसका परसेंटेज होता है 27%। इसमें क्या पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे दूसरे सॉल्ट पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसको देखें, इसकी सैलिनिटी अगर हम तुलना करें किससे, सॉफ्ट वाटर यानी कि फ्रेश वाटर से, तो जो फ्रेश वाटर होता है उसमें कितना सोडियम जो होता है वो 0.0 अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें तो क्या होता है, इसमें सोडियम जो होता है 0.016% होता है। पोटेशियम इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। कैल्शियम 0.010% होता है। ठीक है, क्लोराइड इसमें 0.020% होता है। इसी तरह से अगर हम हार्ड वाटर यानी कि हार्ड वाटर की बात करें तो उसमें सोडियम 0.021% होता है। कैल्शियम 0.065% होता है। ठीक है, क्लोराइड 0.015% होता है। मैग्नीज जो होता है, मैग्नीशियम 0.042% होता है। ठीक है, अगर हम लेकिन सी वाटर की अगर हम बात करें इन्हीं सॉल्ट को लेकर, तो इसमें कितना 10 जो सोडियम होता है वो 10.7% होता है। पोटेशियम 0.39% होता है। कैल्शियम 0.43% होता है। मैग्नीशियम 1.31% होता है। क्लोराइड जो होती है 19.3% होती है। ठीक है, सल्फ़र जो होती है वो होती है 2.69%। और कार्बन डाइऑक्साइड जो बाइकार्बोनेट्स आयन होते हैं वो भी इसमें माइन्यूट मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। तो फ्रेश वाटर और जो मेराइन वाटर होता है, इसकी जो कंपोजिशन सैलिनिटी होती है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी धाराएं जो करंट है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या होती है, जो धाराएं यानी वाटर करंट जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये वाटर करंट वो समुद्र जीवों पर बहुत अपना प्रभाव डालता है। और ये कैसे प्रभाव डाल सकता है, देखो जो हाई चंद्रमा की बढ़ने और उगने के कारण जो समुद्र पे हाई टाइड और लो टाइड प्रोड्यूस होते हैं, उसके कारण कई जीव जो होते हैं वो समुद्र से की धाराओं के साथ बहकर तल पर आ जाते हैं। और जो आसपास समुद्र के आसपास जो तल में रहने वाले तल में नहीं इसके आसपास जो बाउंड्री होती है समुद्री, वहाँ पर पाए जाने वाले जो एनिमल होते हैं उनके जो हैबिटाट हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और उनको नए बनाने पड़ते हैं। और कई एनिमल्स तो पानी के साथ बहकर बाहर निकल चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इनको क्या करना पड़ता है, जो वाटर करंट है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है और बहुत सारा इसको फ़ायदा भी होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो पोषक तत्व होते हैं वो जैसे ही पानी की धारा बाहर से अंदर की ओर आती है तो अपने साथ उस पोषक तत्वों को लेकर आती है और फूड को लेकर आती है। और इसी तरह से इस फूड को ये ही जो वाटर करंट होता है ये क्या करती हैं, पूरे इन्वायरमेंट में इसको क्या करती हैं, फैलाती भी हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। और जो एनिमल्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके अंडों को इनको भी क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, फैला देती है पूरे समुद्री एरिया में। और इसके क्योंकि वाटर करंट कंटिन्यू रहता है तो ऑक्सीजन जो होता है इसको अंदर तल तक ले जाने का, नीचे तक ले जाने का, बॉटम में नहीं, हम समुद्र के बॉटम की अभी बात नहीं करेंगे, उसके नीचे उसको जो सरोवर वाला पार्ट होता है, जो बीच वाला जो पार्ट होता है जहाँ पर एनिमल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ पर भी क्या है, ऑक्सीजन को पहुँचाने का काम करती है। और वेवलेंथ कंटिन्यू रहती है तो ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में जो होती है उसमें प्रोड्यूस होती रहती है। ठीक है, और जो एनिमल्स होते हैं वो जो भी निकालते हैं वेस्ट, उसको भी बाहर समुद्र के बाहर फेंकने का काम करती हैं। ठीक, नेक्स्ट है प्रेशर। अगर प्रेशर की अगर हम बात करें वाटर प्रेशर की, तो वाटर प्रेशर जो होता है समुद्र में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर प्रेशर पाया जाता है। जो समुद्र का ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है, जैसे जैसे वहाँ पर जो वाटर प्रेशर होता है वो थोड़ा कम होता है। जैसे कि वहाँ पर प्रेशर होता है 15 पौंड प्रति वर्ग इंच।
ठीक है। इसी तरह जो है जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं तो वाटर प्रेशर बढ़ता चला जाता है। गहराई में जैसे जैसे हम जाते हैं नीचे तो वाटर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। ठीक है। अगर हम 1000 फैथम यानी कि वो जो इसकी गहराई होती है उसके नापने की यूनिट है, तो 1000 गहराई में अगर हम जाएं, समुद्र के 1000 फैथम नीचे जाएं, तो वहाँ पर जो होता है प्रेशर कैसा होता है, 1 टन प्रति वर्ग इंच की दर से बढ़ता है। ठीक है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो जो है वो वाटर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। मतलब कि क्या होगा, वाटर प्रेशर बढ़ेगा तो उनको जो वहाँ पर ऑर्गेनिज्म है उनको तैरने में, उनको लोकोमोशन करने में भी क्या होगी, दिक्कत होगी। क्लियर है सभी को। अभी जैसे कि मैंने वेव्स और टाइड और हाई टाइड की बात की थी, वो भी किस तरह से समुद्री जीवों को क्या करते हैं, उन पर इफ़ेक्ट डालते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। जो ट्रांसपेरेंसी होती है वाटर की, जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, बिल्कुल कम होती चली जाती है। अगर हम 200 मीटर की गहराई की बात करें तो यहाँ पर जो प्रकाश तीव्रता जो होती है बहुत कम हो जाती है। जबकि 2000 मीटर की गहराई की बात करें तो यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो जैसे जैसे हम जाएंगे सनलाइट जो होती है वो नीचे तक पेनिट्रेट नहीं होती और जो है वाटर ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल कम होती जाती है, और जैसे जैसे हम नीचे चले जाते हैं अंधेरा बढ़ता चला जाता है। इसी तरह से सनलाइट की अगर हम बात करें तो ऊपर समुद्री एरिया में तो सनलाइट होती है, जहाँ तक सनलाइट जाती है वहाँ तक प्रॉपर ऑक्सीजन बनती है, क्योंकि वो जो प्लांट होते हैं वो ठीक से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है। आई थिंक आपको ये पूरा टॉपिक जितना मैंने समझाया वो समझ में आया होगा। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।